मैं एस.के. गौड़। हम तो बस यूं ही गुजर रहे थे कब्रगाह के पास से, सांसें हमारी थमने लगी उनके होने के एहसास से। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी शेर के साथ, जैसे कि आज मैं राजस्थान भ्रमण पर था, मैंने रास्ते में एक बोर्ड देखा जिस पर वैद्य जी का नाम लिखा हुआ था। मेरे मन में उत्सुकता हुई कि वैद्य जी जो हैं इनसे बात की जाए। ये किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं, क्या इनका सिस्टम है, या क्या ये नब्ज़ देख करके जो है ना मरीज़ को देखते हैं। तो इसी के संदर्भ में आज हम जो डॉक्टर साहब से, वैद्य जी से बात करेंगे। एक ख़ास बात बता देता हूँ कि ये वैद्य जी का जन्म जो है ना खाटू श्याम में हुआ है और इनका नाम श्याम सुंदर पारिक है। क्यों यहाँ पर पिलानी में आए, कैसा इनका रहा सफ़र, और इन्होंने कहाँ से अपनी चिकित्सा शुरू की और कहाँ तक ये लेके जाना चाहते हैं मानव जीवन के लिए। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बंधुओं को नमस्कार। जो भी ये चैनल देख रहे हैं उन सभी को मेरा साक्षात प्रणाम है, और गौड़ साहब को भी मुझे प्रणाम है कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहने के लिए। गौड़ साहब ने जो बताया है कि मेरा नाम वैद्य श्याम सुंदर पारिक है और मैंने आयुर्वेदाचार्य किया है। पिछले 43 साल से मैं चिकित्सा की फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी वैद्य थे, वैद्य श्री सुखदेव पारिक, और मेरे दादाजी भी वैद्य थे। वैसे तो मैं खानदानी मतलब हमारी परंपराएं चलती आ रही है। जब मैं 5-7 साल का था उसी समय पिताजी के साथ में चस्का लग गया था कि वो कुछ भी बनाते थे तो कुछ हमको चोरी छुपे खाने को मिलता था। उस लालच में हम दवाएं कूटा करते थे और उसी की वजह से हम वैद्य बन चुके थे 15 साल की उम्र में ही। वाह, 15 साल की उम्र में आप वैद्य? यस सर, यानी 15 साल की उम्र से ही मैं चिकित्सा फील्ड में हूँ। आज जैसे मेरी उम्र 66 वर्ष की है, और तो ये मान के चलो कि 51 साल 50 साल मुझे चिकित्सा फील्ड में हो गए। किंतु वैसे मैंने डॉक्यूमेंट्री रूप से 43 साल से मैं विधिवत रूप से चिकित्सा फील्ड में कार्यरत हूँ। तो आपने 15 साल की उम्र में आप एक परिपक्वता वैधता मैंने मेरे पिताजी से ही सीख लिया था। उसके बाद आपने शिक्षा वैद्य की? उसके बाद में मैंने फिर जो है, क्योंकि शिक्षा ज़रूरी थी और ये जो गवर्नमेंट का फंडा है कि भाई सर्टिफिकेट होने चाहिए, इसलिए मैंने आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की और मैं विधिवत रूप से वैद्य बना। गवर्नमेंट में मैंने जाना नहीं चाहा, मैंने अपने प्राइवेट सेक्टर में काम किया और व्यापार के साथ साथ में मैंने चिकित्सा का भी कार्य निःशुल्क रूप से मैंने 2000 तक किया। 2000 के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां हुई जो 2000 के बाद ऐसी परिस्थितियां हुई कि अगर हम किसी को भी बिना शुल्क के किसी को भी अगर कोई ट्रीट करते हैं, दवा देते हैं, तो अगले को हम बहुत बड़े पाखंडी लगते हैं जी। इसलिए मैंने 100 रुपये मेरी कंसल्टेंसी फीस रखी है जी। मैं मेरा 100 रुपया प्रत्येक पेशेंट से लेता हूँ। तो उसको ये लगता है कि ये फीस वाला वैद्य जी है तो ज़रूर इसमें कुछ करामात होगी। हालांकि मैंने नाड़ी परीक्षण बहुत ही सघन तरीके से सीखा है। मेरे जो दादाजी थे वो कभी भी किसी भी औरत की नाड़ी हाथ लगा के नहीं देखते थे, किसी औरत से वैसे बात नहीं करते थे, और वो धागे से धागा बांध करके वो नाड़ी परीक्षण करते थे। इतना उनका अनुभव था। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने मेरे पिताजी से नाड़ी का परीक्षण सीखा था। आज भी मैं कभी भी किसी भी पेशेंट से उसके क्या डिजीज है उसके बारे में बात नहीं करता। सर्वप्रथम मैं उससे नाड़ी परीक्षण करके मैं खुद ही डायग्नोस करके उसको बताता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है।
जी अब आप ये जानना चाह रहे हो कि मैं कौन से फील्ड में काम कर रहा हूँ। जी देखिए, मैं प्रत्येक डिजीज में काम कर रहा हूँ, जिसमें खास तौर से आज के टाइम पे जोड़ों के पेन से प्रत्येक व्यक्ति ग्रसित है। जी आर्थराइटिस, उससे सब लोग प्रताड़ित हैं और उसका मेरे पास में बहुत ही सटीक नुस्खे जो आज नहीं है, मेरे पास में पूरे भारतवर्ष के जितने वैद्य बने हैं मेरे पिताजी के अलावा, उनके भी सबके मेरे पास में उनका जो संग्रह है वो मेरे पास में मौजूद है और उसी के आधारित मैं अपना चिकित्सा फील्ड में काम कर रहा हूँ। आर्थराइटिस के अलावा जैसे माइग्रेन का मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो एक ही बार मैं 20 दिन का ट्रीटमेंट करता हूँ और लाइफ टाइम उसको कभी कोई माइग्रेन की परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा जैसे मेरे पास में कोई टाइफाइड का पेशेंट आता है जिसको बार बार मतलब टाइफाइड होता है, अगर वो टाइफाइड के लिए आया है, मैं 20 दिन का एक बार ट्रीटमेंट देता हूँ, उसके बाद में लाइफ टाइम उसको कभी भी टाइफाइड की क्यूरी नहीं होती है, यानी दोबारा उसको कभी टाइफाइड निकलने की शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहती है। इसके अलावा जैसे पित्त की थैली के लिए सभी लोग ये कहते हैं कि पित्त से अश्मरी कभी भी रिड्यूस नहीं होती है, किंतु मैं कहता हूँ आयुर्वेद का दावा करता है कि पित्त से अश्मरी भी रिड्यूस होती है, किंतु औषधि से नहीं, घरेलू नुस्खे से। डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा जी कि आप जो वैदिक भाषा ने बोल के थोड़ा सा हिंदी में पिता से उसका जो पित्त से मतलब पित्त की थैली के अंदर जो पथरी होती है उसको पित्त से अश्मरी बोलते हैं। किडनी में जिसको पथरी होती है उसको वृक अश्मरी बोलते हैं और दोनों का रिड्यूस करने का काम मैं करता हूं। उसके लिए औषधि देता हूं, घरेलू नुस्खे बताता हूं। जहां तक मेरे पास कोई पेशेंट आता है उसको मैं ज़्यादातर घरेलू नुस्खे बताता हूं। अगर वो घरेलू नुस्खे पथ्य अपथ्य के हिसाब से अगर चलता है, यानी उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, उस हिसाब से शरीर की तासीर को जानते हुए उस जो भी अपन खाना पीना कर रहे हैं उसकी तासीर को जानते हुए अगर कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसको कभी भी किसी भी वैद्य की आवश्यकता नहीं है, कभी भी किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि ऊँकारे दांतुन करे नितुट हरले खाए, दूधा ब्याड़ू जा करे तागर वैद कदे न आए। ऊँकारे दांतुन का मतलब होता है कि पुराने जमाने में जो लोग बाग ये बड़े दातुन करते थे, बबूल का, नीम का, मोटी दातुन जिसको बोलते थे, ये जो कोलगेट वगैरह या कोई भी ऐसी जो पेस्ट है उसका यूज नहीं करते थे और मुंह में 3 अंगुली डाल के ओंकारे यानी ओम की ध्वनि के साथ में जो दातुन करते थे और नित्य हरड़े खाए। प्रातःकालीन जो भी कोई हरड़े का सेवन करता है, छोटी हरड़ जिसको बोलते हैं, हरितकी जिसको बोलते हैं, उसको हरड़ बोलते हैं, उसका सेवन करें। दूधा ब्याड़ू जा करे, रात्रिकालीन दूध का सेवन करे, प्रातःकालीन दूध का सेवन नहीं करे, प्रातःकालीन उठ करके मट्ठे का सेवन करें। तागर वैद्य कदे न आए, उसको कभी भी किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं है, कभी भी किसी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि पित्त की थैली का आप इलाज करते हैं, जी, पथरी निकालते हैं जी, परंतु एलोपैथी कहती है कि पित्त की थैली जो है ना बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली। देखिए, मैं आधुनिक साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मॉडर्न साइंस है ये अपने को हर चीज से भ्रमित करने का प्रयास कर रही है और प्रयास करते हैं। मैं उस साइंटिस्ट से, उस साइंस से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि पित्त की थैली में जो पथरी हुई है वो हुई किस रास्ते से है। लोग ये कहते हैं कि उसको निकलने का रास्ता नहीं है, बट मैं ये कहता हूँ कि बोरिंग में अगर कोई बच्चा गिर गया उसको भी तो निकाला जाता है, उसका रेस्क्यू नहीं चलाया जाता क्या?
थोड़ी दूरी के ऊपर मान लो कि उसका दूसरा गड्ढा खोद करके अपन उसको करते हैं, नीचे से प्रेशर देकर करके भी उस चीज को अपन ऊपर लाने की कोशिश करते हैं जो गिर गई है ऐसी। राइट। उसी तरीके से हम इसके अंदर घरेलू नुस्खा बताते हैं, जिसके अंदर सेव का सिरका, सेव का जूस, सेव खाना, ये सारा प्रोसीजर हम बताते हैं। जिससे क्या होता है कि पित्ताशय के अंदर वो जाकर के और उसको ऊपर उठाएगा और उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा। बशर्ते कि वो पित्ताशय असमरी मतलब कि 12 mm से ज़्यादा नहीं हो, बल्कि 10 mm तक की बहुत आसानी से 7 से 8 दिन में निकल जाती है। और डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपने 17 mm की जो है पथरी, देखिए वो एक आकस्मिक एक वो ऐसा था कि जब मेरे पास में पित्ताशय असमरी 17 mm का जब पेशेंट आया, मैंने उसको साफ इनकार किया कि भैया ये नहीं रिड्यूस हो सकती, किंतु वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ के और दवाई लेके गया और उससे उस बंदे की पित्ताशय असमरी निकल गई, जो कि यहाँ हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर इकताउरपुरा गांव है और वहाँ पे कोई मंदिर है। उस मंदिर का वो कोई पुजारी था, जोगी था जाति का, मैं नहीं जानता, अभी नाम मुझे याद नहीं है। उस बंदे की 17 mm की जो पथरी है वो रिड्यूस हो चुकी है। और कैंसर के मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट आते हैं। कैंसर का जैसे मान लो 3 स्टेज 4 स्टेज के भी कैंसर के पेशेंट आते हैं। मैंने कैंसर का इलाज भी किया है और कैंसर के इलाज के अंदर सबसे मेन जो होता है उनका एक ही चीज होती है कि इसके लिए आपको लंघन जो है वो करना जरूरी है। अगर आपने लंघन कर लिया तो उनके कैसुला के जो भी सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है। 72 आवर्स का लंघन हम इसमें बताते हैं। ठीक है। अभी अगर किसी को मालूम हो या नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, नवजोत सिद्धू जो कि आज हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती है, और उस नवजोत सिद्धू के घरवाली के भी कैंसर था। हाँ, बिल्कुल। जो कि उसका अभी जो कैंसर है वो बिल्कुल खत्म हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आहार और विहार से। राइट। यानी खान पान का उसका जैसे ही शेड्यूल चेंज किया है, उसका जो कैंसर सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, जिनको अगर टांके भी लगाए जाते थे वो टांके भी उनको नहीं ठहर रहे थे, वो ठीक हुए। तो आयुर्वेद में सब कुछ संभव है, किंतु मेरा सबसे यही निवेदन रहता है, सबको एक ही चीज बताता हूं कि भैया देखो, दवाई हमारी जो भी है वो सिर्फ 40% काम करती है, 60% हमारी दवाई काम नहीं करती है। 30% आपका अपना मनोबल काम करता है कि आई एम राइट, आई एम फिट एंड फाइन। तो आपका मनोबल जो है कि अब मेरे को कुछ नहीं है, तो वो आप ठीक हो जाओगे। 100 मन की शिला को जैसे 4 किलो का लोहे की रोड, जिसको अपन वो बोलते हैं कि 100 मन की शिला को जो है ना वो किसका देते हैं, उसकी इतनी ताकत नहीं है, जिसको साबड़ बोलते हैं। ठीक। लेकिन वो खिसकाती है। उसी तरीके से और 30% जो आपका काम है वो आपका करता है आहार और विहार। राइट। यानी आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपके शरीर की तासीर गर्म है या शरीर की तासीर ठंडी है, वो ही आपको काम करेगी। ठीक। दवा उतना काम नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, मैंने पता चला है, सुना है कि एक बार आपको जो न हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और उसमें आपने जो ना अपना इलाज किया, जबकि आप हॉस्पिटलाइज थे, फिर भी आपने कोई दवाई नहीं ली। जी बिल्कुल, मुझे गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक आया था जी, और मैं सडनली बेहोश हो गया था। कुदरती मेरे पास में मेरे डैशबोर्ड के अंदर एक स्प्रिन टेबलेट रखी हुई थी।
साथ में कोई एक दूसरा कोई बंदा बैठा हुआ था, वो भी कुदरती बैठ गया था, उसको मैंने लिफ्ट दी थी। मैंने उससे कहा भैया ये डिस्प्लिन पड़ी है वो निकाल के मेरे को दे, उसने डिस्प्लिन मुझे दी और मैं कुछ समय में कुछ ठीक रहा। चिकित्सक होने के नाते फर्स्ट एड हम अपने साथ में रखते ही हैं, ठीक है। वो मैंने रखा था और मैं जैसे तैसे करके जयपुर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया। वहां पहुंचते पहुंचते मैं बिल्कुल 100% बेहोश हो गया। गाड़ी मेरी साइड थी, रुक गई थी। इतने में बच्चों को फोन हो गया, बच्चे दौड़ के आए, मुझे नारायण हृदयालय हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने मुझे जो भी फर्स्ट एड दिया, उसके बाद में उन्होंने मेरा एनजीओ वगैरह किया और मैं ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ था। तब जाकर के डॉक्टर ने बच्चों को डराया होगा, कुछ कहा होगा कि भाई आपके फादर की जो टाइम लिमिट है वो 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, घंटे भर की है, आप तुरंत अपना पैसा जमा करो और ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे ने 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए। वापस आया ऑपरेशन थिएटर में, तब तक मुझे होश आ चुका था। वो रसीद दिखाने लगा, डॉक्टर को बोला पैसा जमा हो गया। मैं बोला किस चीज का पैसा जमा किया है? तो बोले कुछ नहीं पापा, आपका छोटा सा ऑपरेशन होगा। बोला बता किस चीज का ऑपरेशन होगा? बोला कुछ नहीं पापा, छोटा सा ऑपरेशन होगा। बोला कोई बात नहीं बेटा, एक काम कर, गाड़ी की डैशबोर्ड में मेरा आइडेंटिटी कार्ड पड़ा है, वो लाके दो। वो पर्स लेके आया, आइडेंटिटी कार्ड जब पर्स लेके आया, बोला लो पापा क्या कर रहा है? बोला इसमें मेरा आइडेंटिटी कार्ड पड़ा है, डॉक्टर साहब को दो। उसने मेरा आइडेंटिटी कार्ड डॉक्टर साहब को दिया। डॉक्टर साहब ने मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख के बोला आप डॉक्टर हो? बोला साहब गलती से बन गया। उस वक्त भी? हाँ में? हाँ, मैं बोला साहब गलती से बन गया। तो बोले बताओ, वो बुजुर्ग समझते हुए बोले बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोला साहब आप मेरी ये सेवा करो कि आप मुझे ये वीडियोग्राफी एक बार दोबारा दिखा दो। वेरी गुड। उन्होंने वीडियोग्राफी दिखाया तो मैं जानबूझ के उनको परेशान करने लग गया, यहाँ मुझे दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। मैं उस एलईडी की तरफ उनको पॉइंट बताने लग गया और यूं करके मैंने 45-46 मिनट उनको लगा दिए। फिर मैंने डॉक्टर साहब के बोला डॉक्टर साहब आपने कितना मिनट का टाइम दे के पैसा जमा करवाया था? 10 मिनट का दिया होगा। बोला हाँ। तो बोला साहब मेरे को 47 मिनट हो गए, मैं मरा नहीं हूँ अभी। वेरी गुड। तो आप एक काम करो, आपके पाइप वगैरह सारे निकाल लो और दोबारा जब आपको जांच करनी हो तो वो मुझे समय बता दो, आप मेरे पैसे जमा रखो, मैं उसी दिन लेके जाऊंगा और आप दोबारा जांच कर लेना। तो बोले जी 6 महीने में आपकी एनजीओ करेंगे। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप 6 महीने बाद कर लीजिएगा। अगर 6 महीने में मेरा जो 80% आप ब्लॉकेज बता रहे हो, जो आपने मुझे सीडी दी है, लिख के दिया है, अगर ये 80% ब्लॉकेज मिलता है तो मुझे भी काटना और नहीं तो मेरे पैसे वापस दे देना। 6 महीने बाद में उनके पास में गया तो जो 80% वो ब्लॉकेज बता रहे थे वो आ रहा था 50%, जो 70 बता रहे थे वो आ रहा था 40%। तो डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा, बोले आप डॉक्टर साहब क्या लेते हो? मैंने उनसे कहा कि मैं मेरा जो अपना ट्रीटमेंट है वो ले रहा हूँ अर्जुनाडिस्ट और हृदयावरण रस जी। तो बोले मैं भी यही लेता हूँ। वेरी गुड। एलोपैथिक डॉक्टर नारायण हृदयालय का, और उसका नाम था डॉक्टर निखिल चौधरी, जिसने ये कहा कि मैं भी यही ले रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर साहब आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए किसी को काटने के लिए, कि आप किसी को यूं काट देते हो। कोई गैस्ट्रिक पेशेंट आपके पास आता है, आप उसको हार्ट का पेशेंट बता के काटते हो, उनसे पैसे लेते हो। आप थोड़ी बहुत तो एडवाइस किया करो कि भाई ये ले लो, इससे थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। बोला सर हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। बोला ये भी बात सही है आपकी। बोला हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। राइट। हम किसी को रिपेयरिंग नहीं कर सकते, हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, ये आयुर्वेद में ही संभव है।
जी, वेरी गुड। हम ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं। बोला सर वो हम नहीं जानते। बाकी हमारे जो सुश्रुत ऋषि थे जिन्होंने ही आपको ऑपरेशन करना सिखाया है। एलोपैथिक हजारों सालों से चलती आ रही है, आदि काल से चलती आ रही है। एलोपैथिक मात्र 260 साल पुरानी पैथी है, ठीक ठीक ठीक। जो कि इंडिया की मात्र 100 साल पुरानी पैथी है। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, सभी चिकित्सा अपनी जगह पे बहुत अच्छी है, किंतु इतना जरूर कहना चाहूँगा कि नोट एलोपैथी, नोट होम्योपैथी, नोट आयुर्वेदपैथी, ओनली फॉर अगर कोई पैथी है तो वो पेशेंट की डॉक्टर की पेशेंट के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए। वेरी गुड। अगर पेशेंट के प्रति सिंपैथी है और अपना बच्चा समझ के इलाज करेगा, वो डॉक्टर कभी भी किसी भी पेशेंट का बुरा नहीं करेगा। जी। इसलिए मैं सभी डॉक्टरों से मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप चिकित्सा करो, चाहे वो 8 साल का है चाहे 80 साल का है, डॉक्टर की उम्र कुछ भी हो वो मायना नहीं रख सकती, किंतु उस पेशेंट को अपना बच्चा समझ के कि हम अपने बच्चे के साथ कोई बुरा नहीं करना चाहते, उसी तरीके से हम पेशेंट के साथ कोई बुरा नहीं करना चाहेंगे। और कुछ और साहब? तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद साहब आपको है। तो मित्रों, ये थे वैद्य श्याम सुंदर पारिक जी, जो कि चिड़ावा में हैं। खेतड़ी रोड के ऊपर इनका जो आयुर्वेद संस्थान है, आप सभी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मेरी जो 5 रेटिंग है, आप गूगल पे वैद्य श्याम सुंदर पारिक डालोगे, मेरा क्लिनिक जयपुर चिड़ावा, क्लिनिक की फ़ोटो, मेरी फ़ोटो, आपको सब कुछ मिलेगा। और उसमें वर्तमान में आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इंडिया के अंदर 5 रेटिंग के अंदर चल रहा हूँ। ये सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरा प्रयास रहता है अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करूँ और सस्ता से सस्ता, जितना सुलभ हो उतना करूँ। मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं जो पथ्य को कुपथ्य करते हैं, मैं सेकंड टाइम उसको मना कर देता हूं कि भैया मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। परहेज में रहोगे तो मैं इलाज करूंगा, दवाई बराबर लोगे तो इलाज करूंगा, अन्यथा आप किसी और वैद्य को देखो या किसी डॉक्टर को देखो, मैं इलाज नहीं करूंगा। धन्यवाद मित्रों, एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।